हेलो बच्चों, आवर चैनल जीरो टू जीनियस 2 में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर 2025। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखेंगे जीव विज्ञान का। इसमें प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट है बायोलॉजी। प्रश्न नंबर 14 ये है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में हमारा परागकण होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुष्प में जो नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग में एक होता है पूतंतु और एक होता है परागकोश। इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं पुमंग और इसके इकाई भाग को कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, और यह पुष्प का क्या होता है? नर जनन अंग। पुष्प का नर जनन अंग। ठीक है बच्चों, तो परागकोश में होते हैं, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा था, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 है जल का संवहन, ऑप्शन नंबर बी भोजन का संवहन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जी पदार्थ का संवहन और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पादपों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न ये है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सोचने के कार्य, ऑप्शन नंबर बी शरीर संतुलन, ऑप्शन नंबर सी हृदय स्पंदन और ऑप्शन नंबर डी सभी कार्य। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि मस्तिष्क ऑप्शन नंबर ए सोचने का कार्य के लिए भी उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी शरीर के संतुलन के लिए भी और ऑप्शन नंबर सी हृदय स्पंदन के लिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यह क्या है? सही, सभी कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो मतलब कि पायरुवेट के विखंडन में जो उत्पाद बनता है वह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो आप लोग ये को बता दिया जाए कि यह क्रिया अवायवीय श्वसन में होती है। ठीक है, तो यह क्रिया इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठ मतलब कि चैम्बर, चैम्बर यानी कि भाग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ए, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हर्ट है। इस हर्ट में 2 भाग होते हैं, ऊपर का कहलाता है अलिंद और नीचे का भाग कहलाता है निलय। नीचे का क्या कहलाता है? निलय। अब इसमें 2 भाग में फिर से आधो आध भाग हो जाते हैं। दायां तरफ का दायां अलिंद और बायां तरफ का बायां अलिंद। इसी प्रकार दायां तरफ का दायां निलय और बायां तरफ का बायां निलय। तो 1 2 3 और 4 कुल हृदय में कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 1 थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्रंथि और ऑप्शन नंबर जो डी है वह है पीयूष ग्रंथि। यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का
सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करती है और क्या करती है, प्रेरित करती है। इसलिए हम लोग पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, इष्ट में अलैंगिक जनन, इष्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जंतु शरीर जो होता है वह कई भागों में बंट जाता है और जितना भाग में बटेगा उतने का होता है नए जंतु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हमारे 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला प्रश्न हमारा आता है, रंध्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि रंध्र कहते किसे हैं। तो जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, पत्तियों की बाह्य त्वचा पे यानी कि ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे ये पत्ती हो गई, पत्ती की बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, पत्ती की बाह्य सतह पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी उपयोगिता, इसके कार्य क्या हैं। तो उपयोगिता, अब ध्यान सुनिए कि जो पत्तियों में छिद्र होते हैं इसका पहला मुख्य कार्य ये है कि यह O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पादपों से O2 गैस क्या होती है, इसी रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, कौन सी क्रिया में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की एक ऐसी क्रिया है जो पादपों में जल की हानि होती है। पादपों में जो जल होता है वह इसी रंध्र के द्वारा क्या किया जाता है, वायुमंडल में O2 के रूप में, वाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला हमारा प्रश्न है, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए, दंत क्षरण में होता क्या है, इसमें दंत क्षरण में इनेमल तथा डेंटाइन का मृदुकरण होता है, मृदुकरण होता है और जीवाणु शर्करा को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं।
अम्ल में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अतः दांत में फंसे भोजन के कण जीवाणु समूह के साथ मिलकर दंत प्लेग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, दंत प्लेग का। ध्यान सुनिए, बताया गया कि दंत क्षरण में इनेमल और डेंटाइन का क्या होता है, मृदुकरण होता है। इसमें जीवाणु शर्करा को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर बताया गया कि दांत में फंसे जो भोजन के कण होते हैं, ये जीवाणु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, दंत प्लेग बनाते हैं। ठीक है, ब्रश करने पर दंत प्लेग, ब्रश करने पर ये दंत प्लेग क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। दंत प्लेग हट जाते हैं, किंतु जो जीवाणु होते हैं वे मसूड़ों में जाकर संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे सूजन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में सभी को। आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक बस करते हैं।